नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। भारत की सुरक्षा जरूरतों में सबसे जरूरी है आसमान से आने वाले खतरों से निपटना, चाहे वो दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर घातक ड्रोन। भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो इन खतरों को समय रहते रोक सकें और उनका जवाब दे सके। इस कड़ी में बराक 8 मिसाइल सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हुआ है। एयर डिफेंस के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार इजराइल के माने जाते हैं, चाहे रॉकेट हो, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर सुपरसोनिक मिसाइल। हर तरह के खतरे से निपटने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है। हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल को आयरन डोम ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। ईरान और हुती की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एरो और डेविड स्लिंग अब तक काम कर रहे थे। इससे पहले भारत इसका ग्रैंड डेब्यू ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कर चुका है। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। भारत और इजराइल ने मिलकर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, गाइडेड हथियार, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके खत्म करने में सक्षम है। इसे बराक 8 के नाम से जाना जाता है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। भारत और इजराइल ने मिलकर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, गाइडेड हथियार, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खत्म करने में सक्षम है। यह सिस्टम डेडिकेटेड रडार के सपोर्ट से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। यह सिस्टम एक ही समय में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइलें दाग सकता है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है और इसमें एक ऐसा सेंसर लगा है जो दुश्मन के हवाई खतरे को ढूंढकर खत्म कर देता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, लेकिन दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जेके बंसल साहब, मेजर जनरल हमारे साथ, रिटायर्ड, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर। जेके बंसल साहब, बराक 8 और ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए कितना खास है? इसका कहीं भी प्रदर्शन कितना भी हुआ हो। देखिए, भारत के लिए बहुत खास है और सिंदूर के दौरान में हमने देख लिया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इसकी रेंज जो है, जैसे आपने कहा, 70 किलोमीटर से 150 किलोमीटर मीडियम रेंज भी आता है और इसमें लॉन्ग रेंज भी आता है। तो ये जो सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका जो 2017 में खरीदा गया था ये आर्मी के लिए, और उसमें 1.6 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद, ये जैसे अप्रैल 2017 में डील हुई, मई 2017 में, उसी साल जो है फिर नेवी के लिए करीब 6.7 बिलियन 670 मिलियन का ये फिर खरीदा गया। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डील है जो इजराइल की। आफ्टर दे हैव गिवन दिस एरो एरो एक दिया था इन्होंने जर्मनी को, जो करीब 3.6 बिलियन डॉलर था। तो इनको देखते हुए बहुत ही जो शॉर्ट रेंज में इसके 380 डिग्री का है, जिसमें जैसे कि आपने बताया ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जेट विमान, सभी को ये ध्वस्त कर सकता है, सबको मार गिरा सकता है। और एंटी शिप भी इसके अंदर में है। इसको जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो वो शिप के ऊपर में भी लगाया जा सकता है। तो ये एक सिस्टम है जो मल्टी लेयर्स जो है डिफेंस सिस्टम बनाएगा। हमारा ये शॉर्ट रेंज है, इसके साथ साथ जो S-400 जो है वो लॉन्ग रेंज है। क्योंकि S-400 मिलने में देरी हो रही थी, तो हमने भारत ने एक पूसा प्रोजेक्ट के अंदर में जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम जो तैयार किया है। और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो तैयार हो जाएगा तो ये उनके सब कंप्लीमेंट्री हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स के साथ में होगा, तो सबको मिला करके एक लेयर्ड सिस्टम बन जाएगा। जिसमें सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ मिलिट्री एसेट्स को ही नहीं बचाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरी है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, या जो कमांड एंड कंट्रोल है, इंक्लूडिंग जो हमारे नोड्स हैं, जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, उन सब के लिए ये एक सिस्टम बन जाएगा। जो कि भारत ने एक अपना लक्ष्य रखा है 2035 तक। और भारत सेल्फ रिलायंट की कोशिश कर रहा है कि जिससे कि सेल्फ रिलायंस और हम दूसरे देशों पे कम निर्भर हों। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम जो भी कोई डील अब फर्दर हो रही है तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि इसकी जो बराक 8 की भी बात आप कर रहे हैं, जो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में इंडिया के अंदर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब मिलकर के एक ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, तो इससे भारत की एक डिटरेंस हो जाएगी कि अभेद्य किला बन जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिग्नल जाएंगे
चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। तो इसलिए ये एक सिस्टम बनने के जो तैयारी कर रही है भारत, बहुत आगे बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी राजीव जी। यूके देवनाथ सर, मेजर जनरल जेके बंसल ने जो कुछ भी बताया वो तो पूरी एक तैयारी को इंगित करता है, लेकिन ये बराक 8 सिस्टम 360 डिग्री डिफेंस देता है और इसके साथ इसमें एक मल्टी फंक्शन रडार होता है। ये दो चीजें कितनी खास बनाती हैं और इनका उपयोग क्या है अगर वाकई रियल हमारे सामने सिचुएशन हो तो? युद्धभूमि में क्या होता है, जो कमांडर होता है वो टैक्टिकल थ्रेट यानी दुश्मन का ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर विमान या मिसाइल किस दिशा से आएगा उसका एस्टिमेशन करता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि एक दुश्मन जो है, समझिए वो पश्चिमी दिशा से आ रहा है, हमारे लिए पाकिस्तान। लेकिन अब टैक्टिक्स बदल चुकी हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का विमान जो है हमारे एयरफील्ड पर या हमारी आर्मी के फॉर्मेशन के ऊपर पाकिस्तानी जहाज पूरब से आके हमला करे। तो ऐसे में जो रडार सिस्टम है या उसका लॉन्चर है, उसको तुरंत पश्चिम से पूरब की तरफ मुड़ना पड़ेगा और फायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए करते क्या है कि आमतौर पर पहले जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम है या इंडियन एयरफोर्स में सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दिविना है, सैम 3, उसमें तीन तीन लॉन्चर लगाए जाते थे। एक लॉन्चर इस तरफ 120 डिग्री देखेगा, एक लॉन्चर उस तरफ 120 डिग्री देखेगा, एक लॉन्चर इस तरफ 120 डिग्री देखेगा। तो तीनों लॉन्चर जो हैं वो जैसे हम बोलते हैं कि ए फ्लाइट, बी फ्लाइट, सी फ्लाइट, वो मिलकर 360 डिग्री कवर करेंगे। इसी तरह से आर्मी का जो क्वाड्राट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, उसमें भी यही है कि एक एक सेक्टर के लिए अलग अलग लॉन्चर, अलग अलग रेडार लगाना पड़ता है। लेकिन बराक मिसाइल में क्या है कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, यानी मिसाइल जो है फायर करने के बाद पहले सीधे ऊपर जाती है और जरूरत के मुताबिक वो उसके बाद दाएं बाएं आगे पीछे 360 चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में किसी भी तरफ जा सकती है। हो ये रहा है कि जैसे इंडियन नेवी के शिप्स हैं, इंडियन नेवी के शिप्स जो हैं उसमें जब पहले वाले लॉन्चर्स लगाए जाते थे, जैसे आकाश की बात हम कर रहे हैं, तो आकाश की जो लॉन्चर है वो हॉरिजॉन्टल है। तो होता क्या है कि जब वो दाएं बाएं देख रहा है लॉन्चर, और दुश्मन अगर समझिए जैसे नेवी के शिप में डेक पे लगा हुआ है आकाश, लेकिन नेवी के शिप में आपने कहा वो एक सुपर स्ट्रक्चर होता है कि डेक के ऊपर भी जो कंट्रोल प्लेटफॉर्म है वो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल तक एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की तरह खड़ा होता है। अब अगर दुश्मन का अटैकिंग विमान वो सुपर स्ट्रक्चर के पीछे की दिशा से आ रहा है, तो फिर आप लॉन्च नहीं कर सकते, कि लॉन्चर को आप जैसे ही मुड़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर की तरफ, तो लॉन्च के बाद तो उस शिप के ही सुपर स्ट्रक्चर में घुस जाएगा। तो इसीलिए अब बराक 8 मिसाइल नेवी में आस्ते आस्ते इंडक्ट हो रही है, जहां लॉन्च के बाद वो सीधा ऊपर जाएगा, और जब वो शिप के सुपर स्ट्रक्चर को क्लियर कर जाता है ऊपर की तरफ, उसके बाद वो दाएं बाएं आगे पीछे 360 डिग्री किसी भी दिशा में जा सकता है। इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आर्मी को भी होती है, एयरफोर्स को भी होती है। एयरफोर्स में हमने कई बार देखा है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि हमारे जो सैम 3 के लॉन्चर थे वो हॉरिजॉन्टल थे, तो वो जब लेफ्ट राइट स्विंग करते थे तो समझिए सामने कोई वर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का शैडो आ गया, या दाएं तरफ एक हमारा खुद का जो रेडार है उसका एंटीना घूम रहा है, तो हमको उसमें फिर नो लॉन्च जोन मैनुअली लॉक करना पड़ता था। यानी जब मैं मेरे सैम 3 के लॉन्चर को घुमा रहा हूं हॉरिजॉन्टल दिशा में, तो सामने अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर है तो बटन दबाने पर भी मेरा मिसाइल नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि वो अपने ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उड़ा देगा। तो बैरक 8 में क्या है कि पहले मिसाइल लॉन्च के बाद वर्टिकल ट्यूब होती है, सीधा ऊपर जाएगा, जब वो 30-40 मीटर ऊपर चला जाता है उसके बाद उसमें थ्रस्टर्स लगे होते हैं, वो उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आएंगे और फिर वो किसी भी दिशा में जा सकता है। इससे क्या है कि
जहां वो डिप्लॉयड होता है मिसाइल सिस्टम, उसके आसपास कुछ भी अगर हो, समझिए सिविलियन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है 10 मंजिला, जैसा कि बॉम्बे डॉक में है, अगर हमारा शिप उस वक्त बॉम्बे डॉक में खड़ा है, तो बॉम्बे डॉक के आसपास तो दर्जनों 20 मंजिला बिल्डिंग है। तो आकाश मिसाइल या सैम 3 नहीं काम करेगा, क्योंकि वो तो हमारे ही सिविलियन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घुस जाएगा। जी वाकई आकाश इस तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, एक मल्टी लेयर सिस्टम की तैयारी है जिसमें बराकेट एक अपना रोल निभाएगा, ये तो सब समझ में आ रहे हैं। मल्टी लेयर सिस्टम होने से हम किन खतरों को देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ऐसा नहीं लग रहा, वैसे सिचुएशन कब बदल जाए कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट्स कहते हैं अभी 3-4 सालों तक कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा। हम कहां पर आई कर रहे हैं इन सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक मल्टी लेयर सिस्टम में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आपके ही चैनल पे कुछ दिन पहले जो एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छे वर्णन या आपने शो किया था, और उसमें दिखाया था कि मिसाइल M1 M2 M3 उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। जब आप मल्टी लेयर की बात करते हैं तो मल्टी लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दुश्मन का अगर मिसाइल आती है, एयरक्राफ्ट आता है, या कोई उनका UAV आता है, तो उसको अगर एक पहले वाला जो सर्किल में होता है, जो लॉन्ग रेंज का होता है, जैसे S-400 हुआ, तो वो रोकेगा। अगर वहां से बच गया तो जो शॉर्ट रेंज के हैं जैसे बैराक 8 है, तो इस प्रकार से वो उसको रोकेंगे। तो ये जो एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम का जो एक थ्योरी है, या जो इस सिस्टम जो एक बनाया था इसराइल ने, इसराइल के पास में बैराक 8, उनके पास में डेविड स्लिंग और एरो, इस तरह के जो थे, तो उन सिस्टम को सबको ध्यान में रखते हुए, ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर आई कर रहे हैं या हमारा एम क्या है, हम दुश्मन को इससे खतरा। हमारा एम है कि हम अपने को बिल्कुल ऐसा सुरक्षित एक अभेद्य किला बना दें, जिसके जैसे कि हमारा जो एक प्रोग्राम है उसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। तो सुदर्शन चक्र का मतलब कि वो इतना जो फुल प्रूफ होगा, अगर जब सुदर्शन चक्र पूरा हो जाएगा उसकी सारे कंप्लीट 2035 में, तो उस समय हमको दुश्मन के किसी भी खतरे से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में कुछ पता नहीं चलता। आप जब कोई ऑफेंस करते हो तो आपको पता है कि आप किसी के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा है उसको तो पता नहीं है कब हमारे ऊपर अटैक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कंट्री कोट अनअवेयर हो जाता है कि पता ही नहीं है, और बाहर से दुश्मन का बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान है, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। एक बार जो हमारी मिसाइल थी वो गलती से उनके यहाँ चली गई थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद उनको पता लगा कि हाँ वहां पे जाके हालांकि कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बात कहूंगा ये कि जो F-35 जो एक एयरक्राफ्ट था अमेरिका का, वो कुछ दिन हमारे जो साउथ के एक एयर बेस पे मतलब रहा खड़ा हुआ, तो उसका कुछ टेक्निकली खराबी आ गई थी। हालांकि वो स्टिल कहते थे उसको, लेकिन जो रिपोर्ट ये आई थी, हमारे जो रडार सिस्टम ने उसको डिटेक्ट कर लिया था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे सिस्टम इतने सेंसिटिव हैं, या हमारा रडार सेंसिटिव है, और उसके साथ साथ रडार के जब कोई चीज को पकड़ लेता है या उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो इसके बाद में उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास में इस तरह की जो मिसाइल्स हैं, वो बिल्कुल एक अभेद्य किला बना देंगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि किसी भी तरह से कहीं से कोई चूक रह जाएगी। हालांकि जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं, जैसे सिस्टम इवन रशिया जैसे देश हैं उनके, वो भी कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ड्रोन आकर यूक्रेन के उनका डैमेज कर ही जाते हैं। इसी प्रकार से जो इजराइल ने अपने आयरन डोम को एक फुल प्रूफ करार दिया था, लेकिन जो मिसाइल जब कहीं यहाँ से जाती हैं, चाहे हुती छोड़ता है, और जब ईरान की मिसाइल ने डैमेज किया था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आपने कहा कि हम क्या एम कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएं, और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। हमारा जो मल्टी लेयर सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, और जो मल्टी लेयर सिस्टम है, ये जैसे S-400 की जगह ले लेगा। फिर वो जो जो मैंने बताया एडवांस जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो ये ले लेगा और इन सबको इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट ये करेगा कि जो हमारे सिस्टम बन रहे हैं M1 M2, जो मैंने आपको मिसाइल बताई M3, और जो S-400 है, और जो ये बैराक 8 है, तो सबको इंटीग्रेट करके एक बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बन जाएगा,
जी राजीव। यूके देवनाथ सर, अभी बराक 8 का इस्तेमाल क्या एयरफोर्स कर रही है, नेवी कर रही? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी थी इनको दिया जाने वाला है, और अगर एयरफोर्स करने लगेगी तो फिर इसकी मार और इसका जो हम स्ट्रेटेजिकली अंदर तक जितनी डेप्थ ले सकते हैं कहीं भी, वो बढ़ जाएगी क्या? डेफिनेटली जब जैसे 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 लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि आर्मी में 5 एयर डिफेंस रेजिमेंट्स खड़ी की जाएंगी बराक 8 की, और एयरफोर्स में 9 स्क्वाड्रन बराक 8 की बनाई जाएंगी, और नेवी में जितने हमारे फ्रिगेट्स हैं उन सबको आस्ते आस्ते इक्विप किया जाएगा। तो टोटल नेवी के शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग में 17 नेवल शिप्स में बराक 8 लगाए जाएंगे। तो अब होता यह है कि जैसे जैसे एक एक करके स्क्वाड्रन बन रहे हैं, नेवल वर्जन, आर्मी वर्जन और एयरफोर्स वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। जो जैसे आर्मी का जो वर्जन है वो टो करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी में बराक 8 डिप्लॉयड होंगी हमारी जो अटैक फॉर्मेशंस हैं उनके साथ, जो हम स्ट्राइक फॉर्मेशंस बोलते हैं, स्ट्राइक कोर है उनकी यूनिट्स के साथ। तो जैसे जैसे हमारी स्ट्राइक कोर दुश्मन के एरिया के तरफ 10, 20, 40, 80 किलोमीटर अग्रसर होकर घुस जाएगी, तो बराक 8 को मोबाइल होना पड़ेगा। तो ये आर्मी की रिक्वायरमेंट है। जबकि एयरफोर्स के जो बराक 8 यूनिट्स हैं वो सेमी मोबाइल होंगे, क्योंकि जैसे आदमपुर एयरबेस है, पठानकोट एयरबेस है, या दिल्ली में हिंडन एयरबेस है, उसके आसपास जाकर एक बार जब लगा दिया टो करके, उसके बाद उसको रोज रोज मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेवी का जो बराक 8 सिस्टम है उसमें उसको तो मूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार उसका लॉन्चर और रेडार शिप पे लग गया तो उसको जो मूवमेंट के लिए जो कैरियर होता है, प्राइम मूवर, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो तीनों बराक 8 में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब होता यह है कि चलो बता ही देता हूं, एक नेवी के अब तक 7 शिप्स में बराक 8 लग चुके हैं, छोटे बड़े। आर्मी के भी 2 रेजिमेंट जो हैं कंप्लीमेंट होने वाले हैं, और एयरफोर्स को बराक 8 का पहला स्क्वाड्रन हैंडओवर कर दिया गया है। होता यह है कि अब कोशिश ये की जा रही कि पूरे जितने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो अलग अलग हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। S-400 हो, आर्मी के क्वाड्राट मिसाइल सिस्टम्स हो, आकाश हो, जो कि आर्मी ने बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए हैं। तो इन सबको एक सिस्टम बना रही है, DRDO बना चुकी है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS। इसके तहत क्या होगा कि जैसे जैसे दुश्मन का हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाएगा, ठीक है समझिए। सर, मैं समझ पा रहा हूं, ये एक बड़ा सिस्टम है, बड़ी तैयारी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।